स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंह आटिया और आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी क्लास 7th की जो बुक है राजनीतिक एवं सामाजिक विज्ञान भाग 2 जो है 6th क्लास की जो है वो राजनीतिक एवं सामाजिक विज्ञान भाग 1 है। और आपके 7th क्लास में जो बुक है जिसको आप बेसिकली नागरिक शास्त्र भी कहते हो है ना, उसका बुक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन या सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान पार्ट 2। ठीक है, कितने भी नाम हो सकते हैं, कुछ भी नाम ले लीजिए। बेसिकली जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? नागरिक शास्त्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो नागरिकों को अधिकार मिले होते हैं, नागरिकों की जिसमें भूमिका होती है, वो सारी की सारी चीजें हम पढ़ते हैं। और आपको पता है राजनीति में नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज के अंदर समाज किससे बनता है? व्यक्तियों से बनता है, लोगों से बनता है। और लोग जो है वो क्या होते हैं? नागरिक होते हैं। तो नागरिक शास्त्र जो है उसके अंदर बेसिकली हम ये पढ़ते हैं जिसमें अगर एक शब्द बोला जाए कि पब्लिक जो होती है उसका योगदान होता है। ठीक है, नागरिकों का जो योगदान होता है, नागरिकों की भूमिकाएं होती हैं, नागरिकों के अधिकार होते हैं, नागरिकों के कार्य होते हैं, तो वो सारा का सारा हम किस में पढ़ते हैं? नागरिक शास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, सो नागरिक शास्त्र का हमारा जो पहला चैप्टर है वो है समानता, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है समानता। ठीक है, सो नागरिक शास्त्र पढ़ने के लिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, कि आपको यहाँ पर किस चीज़ पर ध्यान देना है। क्योंकि भूगोल जब हम पढ़ रहे थे तो हमें कंसेप्ट्स पर ध्यान देना था कि क्या कंसेप्ट है। पहले हम उसे कंसेप्ट को समझते थे, फिर उसकी थ्योरी लिखते थे। ठीक है, और फिर उस थ्योरी को हम याद करते थे। लेकिन नागरिक शास्त्र के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। नागरिक शास्त्र के अंदर आपको बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिखाया जाएगा, यानी कि नागरिक शास्त्र के अंदर आपको केवल और केवल वीडियो लेक्चर में केवल और केवल चीज़ों को समझना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और समझने के क्रम में एक चीज़ ध्यान देनी है कि कोई भी शब्द, एक सिंगल शब्द भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको ना समझ में आया हो। ठीक है, एक भी कोई भी शब्द आ जाए बीच में, उसकी परिभाषा, उसका मतलब आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, क्योंकि जैसे भूगोल में कई सारी चीज़ें हमें नहीं समझ में आती लेकिन उसका मतलब हमें समझ में आ जाता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, जब थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें उसको समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। नागरिक शास्त्र के अंदर अगर आपने कोई शब्द का मतलब जान लिया तो उसको इस तरह से उसका मतलब समझना है कि आप एग्जाम में भी लिख पाओ। क्योंकि नागरिक शास्त्र के अंदर जो आप पढ़ते हो उसको लिखना आपको ज़रूर आना चाहिए। जैसे आपसे कोई व्यक्ति पूछ लेता है कि बताओ भूत क्या होता है, भूत क्या होता है, तो आप कह दोगे कि सिंपल सी बात है, भूत देखा तो है। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि भूत क्या होता है तो आप उसको लिख पाओगे क्या? नहीं। आपको पता है भूत क्या होता है, आपको समझ में आया हुआ है भूत क्या होता है। आपने कभी भूत को देखा नहीं है, आपको भूत से डर बहुत लगता है, लेकिन एग्जाम में जब आ जाए भूत क्या है तो आप लिख पाओगे क्या? हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन नागरिक शास्त्र बिल्कुल ऐसा ही है कि कुछ शब्द ऐसे होंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं, आप उनका मतलब जान रहे होगे लेकिन उसके बारे में कुछ लिख नहीं पाओगे। तो लिखने के क्रम में आपको सारी की सारी चीज़ों का मतलब ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप उसके बारे में लिख सको। ठीक है, तो चलिए चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सारी की सारी चीज़ों को समझना है पहले तो, उसके बाद PDF नोट्स में से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, चलिए समानता को अगर हम समझे, समानता, इक्वालिटी होनी चाहिए सभी के अंदर। इसका मतलब क्या है कि किसी को आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं करना है, यानी कि भेदभाव नहीं करना ही क्या होता है? समानता होता है। आप सभी लोगों को समान रखते हैं, इसका मतलब उनमें क्या है? समानता है। तो समानता का बेसिक मतलब क्या होता है कि अगर भेदभाव, अगर आप कोई डिफरेंस नहीं कर रहे हो, लोगों में कोई भेदभाव नहीं कर रहे हो, अगर भेदभाव नहीं है तो उससे आप क्या कहोगे? समानता कहोगे। तो सिंपल सी बात है, चैप्टर का नाम है समानता। समानता का अर्थ है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। ठीक है, अब भेदभाव किस किस चीज के अंदर नहीं करना, कि भेदभाव किस किस चीज के अंदर नहीं करना? तो सिंपल सी बात है कि भारत का जो संविधान है वो बताता है कि भारत के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, भारत के जितने भी नागरिक हैं, उनको समानता का अधिकार है। मतलब कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनके आधार पर उनमें भेदभाव नहीं किया जा सकता, सभी लोगों को समान माना जाएगा। तो वो चीजें क्या क्या हैं? तो सबसे पहला जो आधार है वो है स्त्री या
पुरुष के आधार पर, स्त्री या पुरुष के आधार पर, चाहे तो कोई लड़की है चाहे तो कोई लड़का है, लड़की और लड़के में भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर स्कूल भेजा जाएगा तो दोनों को भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्कूल वाले कह दें कि हम लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। कि लड़की हो या लड़का, स्त्री हो या पुरुष, दोनों को समानता का अधिकार है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ऐसे नहीं है कि कोई, मान लीजिए कि कोई सार्वजनिक स्थल है, कोई मंदिर है जिसके अंदर जो है स्त्रियों को जाना जो है रोक लगा दी जाए, या ऐसा कोई भी सार्वजनिक जो स्थल है वहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। जो स्त्री कर सकती है वो पुरुष भी कर सकता है। यानी कि भारतीय संविधान जो है स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसका जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, वो है वयस्क मताधिकार। क्या है? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार जो है वो किसी भी व्यक्ति के स्त्री या पुरुष होने के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं करता है। पहले आधार समझ लेते हैं, उसके बाद वयस्क मताधिकार पर भी आएंगे कि वयस्क मताधिकार जो है वो क्या होता है, ठीक है। दूसरा जो आधार है वो है कि चाहे तो व्यक्ति किसी भी धर्म से हो, चाहे तो व्यक्ति किसी भी जाति से हो, उसके धर्म या जाति के आधार पर उससे भेदभाव नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि कोई ऊंची जाति का है या कोई नीची जाति का है, छुआछूत, कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? समानता। जो तीसरा क्रम है वो है शिक्षा के आधार पर। शिक्षा के आधार पर यानी कि कोई व्यक्ति शिक्षित है और कोई व्यक्ति अशिक्षित है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ट्रेन में केवल शिक्षित व्यक्ति ही जाएंगे, अशिक्षित व्यक्ति जो है ट्रेन में नहीं चढ़ेगा, या फिर बस जो है बस में नहीं चढ़ सकता, मंदिर में नहीं आ सकता। ऐसा कोई प्रावधान नहीं लगाया जाएगा। यानी कि शिक्षा के आधार पर कोई भी संविधान भेदभाव नहीं करता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चाहे तो व्यक्ति अनपढ़ है चाहे तो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, उसे समान अधिकार मिलेंगे, ठीक है। और चौथा जो आधार है वो है चाहे तो व्यक्ति अमीर है चाहे तो व्यक्ति गरीब है। यानी कि अमीर या गरीब, ये जो 4 प्रकार के आधार है, यानी कि इन आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। पहली बात, अगर कोई स्त्री या पुरुष है तो उससे कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। धर्म या जाति कुछ भी हो कोई भेदभाव नहीं होगा। अनपढ़ है चाहे पढ़ा लिखा है कोई भेदभाव नहीं होगा। और चाहे तो अमीर है चाहे तो गरीब है कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे आप चले जाते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले ये कहते हैं क्या कि आप तो लड़की हो आपका इलाज नहीं होगा, या फिर आप तो लड़के हो आपका इलाज नहीं होगा। नहीं, दोनों का इलाज वहां पर होता है। वैसे ही धर्म या जाति के आधार पर डॉक्टर ये नहीं पूछेगा कि पहले बताओ ऊंची जाति के हो तो इस हॉस्पिटल में जाओ, नीची जाति के तो इस हॉस्पिटल में जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सार्वजनिक जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद है शिक्षा के आधार पर। शिक्षा के आधार पर ऐसा बोला जाता है क्या हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने पर कि आप शिक्षित नहीं हो, आपके चोट लगी हम इलाज नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है अमीर या गरीब के आधार पर। जब भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो क्या आपसे पूछा जाता है क्या कि प्रॉपर्टी कितनी है, पैसे कितने हैं? कुछ नहीं पूछा जाता, केवल और केवल इलाज किया जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। और समानता का जो महत्वपूर्ण, क्योंकि समानता जो है वो एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा देश जिसमें लोगों द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे चुनाव होता है तो लोग चुनते हैं, लोग जिसको चुनते हैं वो व्यक्ति जो है शासन करता है। यही आपको पता है, ठीक है। जैसे आपने चुनाव देखे होंगे तो चुनाव के अंदर आप वोट देते हो तो जिसको वोट देते हो, जिसको अपना प्रतिनिधि चुनते हो, वही तो आपका शासन भार चलाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई। ऐसा तो नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम जिसको चुनते हैं वही तो हमारा शासन भार चलाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है।
तो ऐसा होता है लोकतांत्रिक देश, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आपको पता चल गया। अब लोकतांत्रिक देश के लिए समानता का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि सबको ये एहसास रहे कि प्रत्येक व्यक्ति समान है, ठीक है। और समानता का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है कि भारत के अंदर जब भी चुनाव होते हैं, भारत के अंदर जब भी चुनाव होते हैं तो वयस्क मताधिकार का जो अधिकार है वो सभी को मिलता है। यानी कि कोई भी वयस्क व्यक्ति है, वयस्क का मतलब क्या होता है, वयस्क का मतलब होता है कि एक निश्चित आयु निर्धारित कर दी कि इस आयु से ऊपर के सभी जो लोग हैं वो समझदार हो जाते हैं। जैसे अब कौन सी आयु है, अब आयु है 18 वर्ष। 18 वर्ष के बाद सभी को वयस्क माना जाता है। जैसे ही आप 18 वर्ष के हो जाओगे उसके बाद आपको वोट देने का अधिकार हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप वयस्क नहीं हो, आप समझदार नहीं हो, दिमागी रूप से सुदृढ़ नहीं हो, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 18 वर्ष के बाद आप अपने निर्णय लेने में समर्थ हो जाते हो, और तभी आपको क्या बोला जाता है, तभी आपको बोला जाता है वयस्क, ठीक है। तो वयस्क मताधिकार जो है वो क्या कहा जाता है कि कोई भी 18 वर्ष से ऊपर है, यानी कि कोई भी वयस्क नागरिक है, कोई भी वयस्क नागरिक है, तो प्रत्येक जो वयस्क नागरिक है उसको एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार होगा। एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार होगा, यही क्या कहलाता है, वयस्क मताधिकार। अब बताइए क्या वयस्क मताधिकार इन आधारों पर कोई भेदभाव कर रहा है या नहीं कर रहा। पहले देखते हैं स्त्री या पुरुष में, चाहे तो लड़की है चाहे तो लड़का है, दोनों ही क्या दे सकते हैं, एक एक ही तो वोट दे सकते हैं। दोनों ही वयस्क होने के बाद दे सकते हैं, दोनों ही 18 वर्ष के होने के बाद दे सकते हैं, और दोनों ही एक व्यक्ति एक वोट दे सकता है। ऐसे नहीं है कि लड़की एक वोट दे सकती है और लड़का 2 बार वोट दे सकता है, या फिर अगर कहें कि कन्या जो है वो तो लक्ष्मी होती है तो वो 2 बार वोट दे सकते हैं और लड़का 1 बार वोट दे सकता है। ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता है। क्या होता है, एक व्यक्ति एक वोट, यानी कि स्त्री या पुरुष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। उसके बाद अगर देखा जाए धर्म या जाति के आधार पर, ऐसा कभी होता है क्या कि नीची जाति वाले लोग वोट नहीं दे सकते और ऊंची जाति के लोग वोट दे सकते हैं, या ऊंची जाति के लोग 2 बार वोट दे सकते हैं और नीची जाति के लोग 1 बार वोट दे सकते हैं। ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति चाहे तो वो किसी भी धर्म का है, चाहे तो वो किसी भी जाति का है, वो व्यक्ति 1 बार ही वोट देगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। शिक्षा के आधार पर चाहे तो कोई व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा है, चाहे तो कोई व्यक्ति कितना भी अनपढ़ है, उसे 1 वोट देने का अधिकार है। इसका मतलब शिक्षा के आधार पर भी वयस्क मताधिकार में कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। चाहे तो कोई अमीर है चाहे तो कोई गरीब है, वो 1 ही वोट दे सकेगा। ऐसा नहीं है कि गरीब है तो उसको 1 वोट दे सकेगा और अमीर जो है वो रुपए पैसे दे करके 2, 3, 4, 5 बार वोट डाल सके। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। 1 बार ही वोट डाल सकता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जो भी हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जिनको हम मानते हैं कि वो देश का विकास करेंगे, जिनको हम चुनते हैं कि ये देश का विकास करेंगे। जैसे आपको पता है कि आप अपने आसपास देखते हो कि कई सारे लोग वोटों में खड़े होते हैं और जीतता वही है जिसके साथ जनता होती है, जिसके साथ जनता का विश्वास होता है। हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमारा विकास करेगा, हमारे देश का विकास करेगा, तो हम उसको वोट देते हैं और तभी वो जीत पाता है, ठीक है। और किसके कारण, वयस्क मताधिकार के कारण। और इसी पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता है, लोकतंत्र बोला जाता है। लेकिन भारत के अंदर कई सारी कुप्रथाएं हैं। जैसे जब भी वोटों का सीजन आता है तो नशेड़ी लोग क्या कहते हैं, जब भी नेता हमारे पास आते हैं, नेता किसकी बात करते हैं, हम देश का विकास करेंगे। लेकिन नशेड़ी लोग क्या कहते हैं कि देश का विकास जाए कुएं में, हमें तो ये बताओ कि हमारा क्या विकास करोगे, हमारा क्या विकास करोगे, हमें कितनी बोतल दोगे, हमें जो है कितनी पुड़ियाँ दोगे, यानी कि हमें कितना नशा दोगे, ये चीज़ बताओ। तो ऐसे में बेचारे जो नेता हैं, ठीक है, उनकी कोई गलती नहीं है, उनको तो लोगों की डिमांड पूरी करनी है। लेकिन जब भारतीय लोगों की, नागरिकों की डिमांड्स ये हैं तो वो बेचारे क्या करें, ठीक है। तो भ्रष्ट नेता भ्रष्ट ही लोग हो जाते हैं। तो ऐसे में मिलकर के हम लोकतंत्र की मजाक उड़ा बैठते हैं कई बार, और बहुत बार लोकतंत्र की मजाक उड़ाई भी जाती है, आपको
पता है ना, खास करके वोटों के सीजन में, है ना। तो यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा जो वयस्क मताधिकार का हमें जो मौका मिला है उसमें हमें जो वास्तविक रूप से जो योग्य इंसान है उसी को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनना चाहिए, जो आपको कोई लालच ना दे बल्कि वास्तव में आपके देश का विकास करे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। खैर, ये तो बात अलग हो गई। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमने समझी। सबसे पहले हमने समझी समानता किसको कहते हैं। समानता का सब कुछ हमने समझ लिया कि वह सिस्टम जिसके अंदर संविधान जो है किसी लोकतांत्रिक देश का जो स्त्री पुरुष, धर्म, जाति, शिक्षा के आधार पर या अमीर गरीब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है तो उसे समानता कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद एक समानता का बेस्ट एग्जाम्पल होता है वयस्क मताधिकार। तो वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है कि वयस्क जितने भी वयस्क हैं यानी 18 वर्ष से ऊपर के हैं, ये जरूरी नहीं कि वयस्क सभी के 18 वर्ष ही हो। ठीक है। ये एक आयु निर्धारित कर दी जाती है और भारत के अंदर ये आयु कौन सी है, 18 वर्ष है। ठीक है। सो भारत के अंदर 18 वर्ष से ऊपर अगर कोई होगा तो वो वयस्क माना जाएगा। ठीक है। तो वयस्क जितने भी व्यक्ति हैं जो समझदार हो चुके हैं, भारतीय संविधान जो है उनको समझदार मानता है कि वो अपने निर्णय अपनी बुद्धि से ले सकते हैं। तो ऐसे लोग, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार जो है, इसी को क्या बोला जाता है, वयस्क मताधिकार बोला जाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है। अब यहां पर देखिए कि मान लीजिए कि भारत के अंदर समानता तो है, लेकिन ये जो समानता है इसको सुनिश्चित रूप से चलाएगा कौन। यानी कि समानता को स्थापित करने के लिए हम बार बार एक शब्द कह रहे हैं कि संविधान जो है वो सभी के साथ समानता रखता है, किसी में कोई भेदभाव नहीं कराता है। तो संविधान में कुछ चीज़ें लिख दी गई हैं, संविधान के अंदर कुछ चीज़ें लिख दी गई हैं कि इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो हमें नेक्स्ट ये पढ़ना है कि संविधान के अंदर जो भारत का संविधान लिखा गया है, जो एक दस्तावेज है जिसके अंदर सारे के सारे कानून, सारे के सारे नियम जो देश को चलाने के लिए होते हैं वो लिखे गए हैं संविधान के अंदर। तो संविधान में समानता के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उनकी हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है। तो ये सारे के सारे समानता के अधिकार हमें कौन दे रहा है, सिंपल सी बात, संविधान दे रहा है। संविधान के अंतर्गत बनाए गए कानून दे रहे हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो नेक्स्ट है हमारा कि समानता स्थापित करने के लिए, समानता स्थापित करने के लिए संविधान में क्या प्रावधान है। तो एक बात सुनिएगा कि संविधान चाहता है कि सभी को समान अवसर मिले, पढ़ने का, लिखने का, नौकरी पाने का, आगे बढ़ने का, सभी को समान अवसर मिले। और अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, अगर कोई व्यक्ति दुष्ट कार्य करता है तो उसे समान रूप से जो है सजा भी मिलनी चाहिए। यानी कि चाहे तो कोई राष्ट्रपति का बेटा है, चाहे तो कोई गरीब इंसान का बेटा है, कानून जो है उस पर समान रूप से लागू होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि कोई अमीर व्यक्ति का बेटा जो है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का मर्डर कर देता है, और मान लीजिए कि कोई गरीब व्यक्ति का जो यानी कि कोई गरीब व्यक्ति है वो अगर कोई मर्डर कर देता है, तो संविधान के अंदर लिखा गया है कि इन दोनों को समान सजा दी जाएगी। चाहे तो वो अमीर होके मर्डर कर रहा है, चाहे तो वो गरीब होके मर्डर कर रहा है, जो धाराएं लागू होंगी दोनों के ऊपर वो समान रूप से लागू होंगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है। बाकायदा जो है आजकल ऐसा नहीं होता है क्योंकि भ्रष्टाचारी जो है वो बहुत फैल गई है। रुपए पैसे देने से ये व्यक्ति कहीं तक जो है सहूलियत ले सकता है, लेकिन अगर वो सही से, कानून के हाथ बहुत लंबे आपको पता है ना, तो कानून अगर उस पर सही रूप से लागू होता है, ठीक है, जो हमारा जो सिस्टम है वो अगर भ्रष्ट नहीं होगा तो इन दोनों को समान सजा मिलेगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि जो भी कानून है
वो सभी पर समान रूप से लागू होंगे, सभी को एक समान अवसर मिलेंगे। ये किस में लिखा गया है? संविधान में। तो संविधान के अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या लिखा गया है? तो सबसे पहले लिखा गया है, सबसे पहली जो चीज है जिसका प्रावधान है वो क्या है कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं। कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान है। अब समान है का मतलब तो आप समझ गए ना कि कौन कौन व्यक्ति समान है, कि जिनके अंदर समानता है, यानी कि उनके अंदर समानता होगी। ठीक है, समानता का मतलब क्या है कि इन व्यक्तियों के अंदर स्त्री या पुरुष के आधार पर, धर्म या जाति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर या अमीर या गरीबी के आधार पर कानून जो है वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। सभी के सभी जो लोग हैं वो समान होंगे, यानी कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होंगे। पहला तो ये प्रावधान है। और दूसरा प्रावधान क्या है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, वही असमानता वाला, कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जन्म के आधार पर, कि उसका जन्म कहाँ हुआ, कौन से परिवार में हुआ, किस स्थान पर हुआ, उसके आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, यानी कि वो स्त्री है, पुरुष है, लड़का है, लड़की है, उसके आधार पर, या फिर उसके वंश के आधार पर, ऊंची जाति में, नीची जाति में, राजवंश में या किसी नीची जाति में कोई भेदभाव नहीं होगा। वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म, लिंग, वंश, धर्म, जन्म स्थान, कोई भी, या फिर आप ये एक और कह सकते हो जाति के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव, कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आप ये दो और जोड़ सकते हो कि शिक्षा या अशिक्षित होने के आधार पर या फिर अमीर या गरीब होने के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव उसके ऊपर जो है नहीं किया जा सकता। ये चीज आपको समझ में आ गई। ये प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है? संविधान के अंतर्गत। अगर हमारे साथ इनके आधार पर कहीं भी भेदभाव किया जाता है, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर भेदभाव किया जाता है, तो हम इसकी शिकायत जो है उसके लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। और तीसरा जो अधिकार है, यानी कि तीसरा जो प्रावधान है वो क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है और उनका उपयोग कर सकता है। जैसे ऐसा नहीं है कि नीची जाति के लोग किसी मंदिर में नहीं जा सकते, वो तो मंदिर जो है वो ऊंची जाति के लोगों का है। या फिर मंदिर के अंदर, क्योंकि पहले जो है कुप्रथाएं भारत के अंदर विद्यमान थी कि मान लीजिए कि नीची जाति का व्यक्ति है, वो मंदिर के अंदर पहली बात तो पैर नहीं रख सकता था। कुछ मंदिर ऐसा माना जाता था कि अगर वो मंदिर के अंदर पैर रख देंगे तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा, मंदिर अपवित्र हो जाएगा तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी चीजें मानी जाती थी। लेकिन संविधान इन सभी चीजों को नकारता है कि ऐसे में तो बेचारे नीची जाति में जिसका जन्म हुआ है, आप सोच करके देखें कि आपका जन्म कहीं ऐसे स्थान पर हुआ हो, किसी ऐसे परिवार में हुआ हो जिसको ऐसा अधिकार ना हो कि वो कहीं भी किसी चीज का उपयोग कर सके। जैसे कि वो मंदिर में नहीं जा सकता, गांव का जो कुआं है उससे पानी नहीं भर सकता, क्योंकि अगर वो उससे पानी भरेगा तो गांव के कुएं का जो पानी है वो क्या हो जाएगा? अपवित्र हो जाएगा। ऐसा ऊंची जाति वाले अगर लोग माने तो आपका जीवन कैसा होगा? आपको सारे हीन दृष्टि से देखेंगे। तो ऐसे में क्या आप जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। तो इसी के आधार पर संविधान में प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान का मतलब होते हैं कि जो सभी के लिए बनाए गए होते हैं, जो बेसिकली सरकारी होते हैं और जो लोगों के लिए, देश के नागरिकों के लिए बनाए जाते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर इत्यादि जो भी चीजें होती हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो सार्वजनिक स्थल जितने भी हैं वहां पर जा सकता है, प्रवेश पा सकता है, तथा इसी के साथ साथ एक और चीज क्या है कि उनका उपयोग कर सकता है। ठीक है, उपयोग कर सकता है। और चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है कि कोई भी देश का कोई भी नागरिक है वो अस्पृश्य नहीं है।
अस्पृश्य नहीं है। यानी कि अस्पृश्य का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति है वो अस्पृश्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति है वो अस्पृश्य नहीं है। अस्पृश्य का मतलब क्या है कि पहले छुआछूत होती है। छुआछूत होने का मतलब क्या है कि अगर कोई नीची जाति का व्यक्ति किसी चीज को छू देता था तो ऊंची जाति का व्यक्ति उसे हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि उसे अपवित्र माना जाता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर नीची जाति वाला व्यक्ति आपके घर में आ जाता है, ऐसा माना जाता था कि ऊंची जाति के लोगों के घर में अगर कोई नीची जाति का व्यक्ति आ गया तो वो घर का शुद्धिकरण करेंगे पहले गंगा जल से। ठीक है, उसके बाद ये है कि मान लीजिए अगर किसी नीची जाति के व्यक्ति ने आपके घर में खाना खा लिया और वो भी आपके बर्तनों में खा लिया, तो आप उसके बाद उन बर्तनों को हाथ नहीं लगाएंगे, आपको उसके बाद उन बर्तनों को फेंकना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बर्तन है वो क्या हो चुके हैं, वो बर्तन अपवित्र हो चुके हैं। ठीक है, सो ऐसी चीजें मानी जाती थी, लेकिन भारत का संविधान ऐसी चीजों को नकारता है कि इस आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा भेदभाव किसी सार्वजनिक स्थल पर या कहीं भी होता है, ठीक है, तो वो जो है न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, न्यायालय में जा सकता है, इसकी शिकायत कर सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अस्पृश्य नहीं है, सभी व्यक्ति समान है। धर्म या जाति के आधार पर ऐसा नहीं माना जाता है। ठीक है, धर्म या जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो समानता स्थापित करने के लिए संविधान ने निम्न प्रावधान किए हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। 4 प्रावधान आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। ठीक है, अब लोगों को समानता का अधिकार तो दे दिया, लेकिन अब इस समानता के अधिकार की रक्षा भी तो करनी पड़ेगी कि अगर मान लीजिए सिर्फ अधिकार दे करके छोड़ दिए और कोई ऊंची जाति के लोग किसी क्षेत्र में नीची जाति के लोगों को दबा रहे हैं, तो हम इसका क्या हल निकालेंगे? तो इसके लिए जो है संविधान के अंदर जो भी समानता के अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा करने के लिए भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि अगर ऐसा कोई करेगा तो उसे आपराधिक माना जाएगा। ठीक है, उसको सजा भी दी जा सकती है या जुर्माना भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे करके इनकी जो है समानता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कुछ जो है प्रावधान किए गए। या फिर नेक्स्ट हमसे पूछा जा सकता है कि जो शासन है वो लोगों के समानता के अधिकार की रक्षा किस प्रकार करता है, कि लोगों के अंदर समानता का जो अधिकार है उसकी रक्षा किस प्रकार करता है। तो आप कह देंगे कि 2 प्रकार से समानता के अधिकार की रक्षा की जाती है। पहला तो क्या है कि अगर हमें क्या करनी है, समानता के अधिकार की रक्षा करनी है, तो समानता के अधिकार की रक्षा की जाती है किसके द्वारा? कानून द्वारा। क्योंकि आपको पता है कि भारतीय संविधान के अंदर अगर कोई कानून बना दिया जाता है और अगर कोई व्यक्ति उस कानून का उल्लंघन करता है, यानी कि संविधान की अवमानना करता है, संविधान को नहीं मानता है, संविधान में लिखे गए कानूनों को नहीं मानता है, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। ये चीज आपको समझ में आ गई। उसकी जो गतिविधि होगी वो एक आपराधिक गतिविधि होगी और उसे सजा मिलेगी। ये चीज आपको समझ में आ गई। यानी कि अगर किसी ने भेदभाव करने की कोशिश की, अगर अपना दबदबा बनाने की कोशिश की कि मैं ऊंची जाति का हूँ, या किसी भी प्रकार से जो नीची जाति के लोग हैं, या किसी भी प्रकार से स्त्री पुरुष के आधार पर किसी एक वर्ग को कुचलने की कोशिश की या उसे दबाने की कोशिश की, तो ऐसे में कानून हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो अपराधी होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिएगा कि मान लीजिए कि आज के बाद किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि सभी में समानता आ जाएगी? कुछ ऐसे वर्ग जो बहुत पुराने समय से जो है जिनके अधिकारों को छीना गया था, जिनको कुचला गया था, जिनको दबाया गया था, तो ऐसे जो समाज है जो उस समय में पिछड़ गए, जो आज वे मुख्य धारा के अंदर नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे में उनके उत्थान के लिए सरकार क्या क्या कार्य कर सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल मान के चलिएगा कि मान लीजिए किसी नीची जाति का कोई परिवार था, ठीक है, तथाकथित नीची जाति, ठीक है, जिसको पुराने जो है समय में नीची जाति का माना जाता था, ऐसे जो कुछ लोग होते थे, तो मान लीजिए कि उनका एक परिवार है, ठीक है, उनका एक परिवार है
अब इस परिवार में मान लीजिए कि ये 2 बच्चे हैं, ठीक है। उस समय में ऐसा माना जाता था कि नीची जाति के लोग, जैसे इसका एक एग्जांपल आप मान सकते हो कि जैसे भीमराव अंबेडकर है, ठीक है, जिन्होंने जो है, जिनको भारतीय संविधान का रचयिता भी माना जाता है, तो उनको भी ऐसा जो है ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था, ठीक है, उस समय में। तो उस समय में क्या होता था कि नीची जाति के लोगों को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाता था। स्कूल में पढ़ने तो जाते थे, लेकिन केवल ऊंची जाति के लोग। तो मान लीजिए कि जब नीची जाति के लोग थे उस समय पर ये बेचारे जो है स्कूल नहीं जा सके, विद्यालय नहीं जा सके, तो ऐसे के चलते ये अनपढ़ रह गए। अब ये 2 बच्चे जो हैं, ये जो 2 बच्चे हैं, आगे जब इनकी पीढ़ियां होंगी तो सिंपल सी बात है, जब ये कभी स्कूल नहीं गए, जब इन्होंने कभी शिक्षा का महत्व नहीं समझा, तो क्या इनकी आगे वाली पीढ़ियां समझ पाएंगी? तो मान लीजिए कि ये जो है ये किसी भी प्रकार की नौकरी में नहीं जा पाए क्योंकि ये अनपढ़ थे। तो ये जो है इनको भी शिक्षा का महत्व नहीं समझा पा रहे, क्योंकि ये अब भी मानते हैं कि हम तो नीची जाति के लोग हैं और नीची जाति के लोग जो हैं कभी भी विद्यालय नहीं जा सकते। हालांकि कानून बना दिया गया है, लेकिन फिर भी जो है इनको इस बात की समझ नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी ऐसी चीज को जाना ही नहीं। इन्होंने कभी ऐसा जाना ही नहीं कि इनके बच्चों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। जब इनको अपने अधिकारों की जानकारी ही नहीं है, तो ऐसे क्षेत्रों में कुछ लोग इनको दबाने का प्रयास कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब जब इनकी पीढ़ियां, जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, वो पढ़ेंगे ही नहीं, तो ये लगातार गरीब और गरीब होते जाएंगे और ये समाज में जो है आर्थिक रूप से पिछड़ते जाएंगे। अब मान लीजिए कि इतने गरीब हो गए कि अपने बच्चों को विद्यालय में नहीं भेज सकते, खुद के पास शिक्षा नहीं है, तो आज भी इनके दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि जी लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। अब ये लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे तो इनके आने वाली पीढ़ियां भी क्या सीखेगी कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना। तो ऐसे में भारतीय जो संविधान है या भारत की जो सरकार है, वो ये जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो पिछड़ा हुआ समाज है, उनके उत्थान के लिए भी कुछ कार्यक्रम चला रही है। यानी कि जो दूसरा तरीका है सभी को समान लाने का, कि जो पिछड़ चुके हैं, जो बहुत बैकवर्ड रह चुके हैं, उसको मुख्य धारा में लाया जाए, उनको भी समाज के साथ चलाया जाए। तो ऐसे में कुछ सरकारी कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकारी कार्यक्रम व योजनाओं के माध्यम से आप ये कह सकते हो कि सामाजिक रूप से पिछड़े समाज को किस में लाना है? मुख्य धारा में लाने के लिए। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप नोट्स से जो है अच्छे से लिखोगे कि हमें क्या करना है कि सरकारी कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं कि ये जो इस तरह से पिछड़ते हुए जा रहे हैं, इनको मुख्य धारा में लाया जाए। और आरक्षण जैसी कई सारी चीज़ें जो है आज भी अपनाई जा रही हैं, जिसके माध्यम से ये जो पिछड़े हुए लोग हैं, इनको जो है सरकार विशेष तौर पर लाभ देती है ताकि इनका उत्थान किया जा सके, इनको भी मुख्य धारा में लाया जा सके। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। और ऐसी जो जाति है जो सामाजिक रूप से बहुत पिछले सालों से, यानी कि पीछे से ही इनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ रहा है, तो ऐसी जातियों को, ऐसे लोगों को जो बेचारे पीछे से जो है आप ये कह सकते हो कि दबे कुचले रहे थे, ऐसे समाज को क्या बोला जाता है? ये ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे परिवार को क्या बोला जाता है? दलित बोला जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यही उठता है कि दलित किसको कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि दलित से आप क्या समझते हैं? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कानून द्वारा जो है असमानता को दूर किया जा रहा है, उसके अलावा कई सरकारी कार्यक्रम चला करके दलितों का उत्थान किया जा रहा है, ठीक है। आप समझते हैं कि दलित क्या होता है, दलित का मतलब क्या है? तो देखिए बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है दलित की कि अगर आप कहते हो कि कोई व्यक्ति है,
जो सुविधाहीन है, जिसको सुविधा नहीं मिल पा रही है, ठीक है, जो प्रयास नहीं कर पा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आज भी कई लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को, बेटियों को विद्यालय में पढ़ने नहीं भेजते, तो उनको ये समझाना पड़ेगा ना कि लड़कियों को भी विद्यालय भेजना चाहिए, क्योंकि जब वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होंगी वो अपना विकास नहीं कर पाएंगी। तो इसी तरह से भारत फिर तरक्की कैसे करेगा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अब देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर क्वेश्चन आता है कि दलित से आपका क्या अभिप्राय है, तो देखिए सिंपल सी बात है कि जो दलित लोग होते हैं, दलित लोग वो ऐसे लोग होते हैं जो कभी दबे कुचले या सताए हुए रहते। बेसिकली दलित जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे समाज द्वारा, किसी दूसरे समूह द्वारा दबाया हुआ है या फिर सताया हुआ है, यानी कि ये जो शब्द है इसका मतलब होता है दबाया हुआ या सताया हुआ, ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि दलित व्यक्ति जो होते हैं, दलित शब्द एक ऐसा शब्द है जो निचली जाति के लोग जिससे समय को संबोधित करते हैं। मान लीजिए अगर नीची जाति का कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति किसका व्यक्ति है, नीची जाति का व्यक्ति है, ठीक है, जिसको भारतीय समाज के अंदर जो है नीची जाति का माना जाता था। तो ये नीची जाति का व्यक्ति समय को क्या कहेगा, समय को ये दलित कहेगा, समय को दलित कहेगा। ये व्यक्ति कहेगा कि मैं दलित हूँ, ये व्यक्ति कहेगा कि मैं दलित हूँ, क्योंकि दलित का मतलब क्या होता है, जिसको समाज ने दबाया हुआ है या जिसको समाज ने सताया हुआ है। तो ये व्यक्ति अपने आप को दलित कह के क्या महसूस करवाना चाहता है, ये व्यक्ति महसूस करवाना चाहता है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिस पर भारतीय समाज ने, जिस पर जो है भेदभाव थोपा था। यानी कि दलित जो है ये संकेत करता है कि पहले भी उसके साथ, उसकी पीढ़ियों के साथ भेदभाव होता था और आज भी उसके साथ भेदभाव हो रहा है। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ पहले भी भेदभाव होता था और जिसके साथ आज भी भेदभाव हो रहा है, तो ये व्यक्ति अपने आप को क्या कहेगा, दलित कहेगा। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझना, यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मान लीजिए एक व्यक्ति है और इसका एक दोस्त है, ठीक है। अब मान लीजिए कि बचपन में साथ साथ खेला करते थे, लेकिन एक दिन जब इसको इसके परिवार वालों ने घर में नहीं जाने दिया तो इस व्यक्ति को ऐसे पता चला कि मैं तो हूँ जी ऊंची जाति का, ठीक है, मैं तो हूँ ऊंची जाति का और जो मेरा दोस्त है ये है नीची जाति का। इसी वजह से मैं उसके साथ नहीं खेल सकता, क्योंकि मैं अगर उसके साथ खेलूंगा तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा, मुझे शोभा नहीं देता नीची जाति के व्यक्ति के साथ खेलना, ठीक है। अब ये व्यक्ति क्या हो गए, बड़े हो गए, इसको तो कहाँ भेजा गया, विद्यालय में पढ़ने भेजा गया, विद्यालय में पढ़ने भेजा गया। अब ये सारे जिंदगी जो है बेचारा, ये जो बच्चा था जब ये बड़ा हुआ तो इसने क्या किया, इस पर खूब शोषण किया गया, इसका जो है खूब शोषण किया गया, ठीक है। जब ये जो व्यक्ति है ये विदेश से पढ़ कर के जो है वापस अपने घर आता है तो ये तो क्या बनता है, ये तो बनता है शिक्षित और कोई बड़ा अफसर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, क्योंकि शिक्षित है तो अफसर बन ही जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो व्यक्ति है इसका शोषण किया गया, इस पर अत्याचार किए गए, इसके साथ भेदभाव हुआ। जब इसके साथ भेदभाव हुआ तो ये व्यक्ति हीन भावना का शिकार है, हीन भावना का शिकार है। इसका मतलब क्या है कि इसको सारे ये कह के टॉर्चर करते हैं कि तू नीची जाति का है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसके भी मान लीजिए कि बच्चे हुए, इनके बच्चे भी शिक्षित हुए और ये जो है धनाढ्य परिवार हो गया, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब गवर्नमेंट जॉब होगी, जब नौकरी होगी, जब अच्छा कारोबार चलेगा तो धन तो आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये बेचारा क्या करता था, लोगों के जूते पॉलिश करना और आपको पता है नालियाँ साफ करना, ठीक है, इस तरह के कार्य जो है वो ये जो है किया करते थे, ठीक है। तो ये जो लोग हैं ये क्या करेंगे, कृषि करेंगे, और कृषि करेंगे इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम करेंगे जो ये व्यक्ति नहीं करते, ठीक है। यानी कि जिसमें आमदन कम होगी,
अब देखिए सिंपल सी बात है, आमदन कम है तो इनके तो भोजन के भी लाले पड़े हुए हैं। जब भोजन के लाले पड़े हुए हैं तो क्या ये व्यक्ति अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने भेजेगा? नहीं भेजेगा। अब ये व्यक्ति अपने बच्चों को विद्यालय में नहीं पढ़ने भेज रहा, कल को जब इनके बच्चे और इनके बच्चे क्या एक दूसरे को जो है समान भावना से देख पाएंगे क्या? ये तो बहुत अमीर हो गया और ये बहुत गरीब हो गया। किस वजह से? खेला तो दोनों साथ साथ ही करते थे ना। किस वजह से? क्योंकि ये ऊंची जाति का था, इसको विद्यालय में प्रवेश दिया गया, लेकिन इसको विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया। जब प्रवेश नहीं हुआ था, काम करने के लिए कुछ था नहीं, काम करने के लिए कुछ था नहीं तो सिंपल सी बात है गरीब रह गया। इसके पास काम करने को अच्छा था तो ये धनाढ्य हो गया। धनाढ्य हो गया तो मान लीजिए कि अगर इनके परिवार में से कोई बीमार हो जाता है, ठीक है, तो ये कहाँ पर चले जाते हैं? ये चले जाते हैं चिकित्सालय में। और जब भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते तो सिंपल सी बात है, ये किस में इलाज करवाएगा? प्राइवेट में, क्योंकि इसके पास क्या है? अच्छा पैसा है। ये किस में करवाएगा? बेचारा गवर्नमेंट में जाएगा। और गवर्नमेंट में मान लीजिए कि आपको पता है कि उसमें भीड़ बहुत होती है, ठीक है। ऐसा एक एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दिया गया कि सरकारी अस्पताल में एक जो औरत है वो अपना इलाज करवाने जाती है, तो जब इलाज करवाएगी तो उसे लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये गया तो अच्छी सुविधाओं युक्त इसका इलाज हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो इनको किस प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है? तो आप कह देंगे कि इनको अमीर और गरीब की असमानताओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये व्यक्ति कहेगा ना कि मेरे साथ तो अंग्रेजों के जमाने में भी ऊंची और नीची जाति कह करके असमानता का मुझे बोध कराया गया, और आज भी तो मुझे अमीर और गरीब कह करके बोध कराया जाता है। क्योंकि मेरा बच्चा जब बीमार होता है तो मैं लाइन में लग के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करा के आता हूँ, और इसके पास इतना धन है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है और इसका सीधे सीधे इलाज हो जाता है, ठीक है। और वो भी उच्च गुणवत्ता पूर्वक इलाज होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अब भी वो किसका शिकार हो रहा है? अमीरी और गरीबी का। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने आप को क्या कहेगा? दलित कहेगा। यानी कि मैं पीछे भी पिछड़ा हुआ था और आज भी पिछड़ा हुआ हूँ। मुझे पिछड़ा हुआ रखा किसने? तो समाज के इन भेदभावों ने मुझे पिछड़ा हुआ रखा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि आज भी समाज का एक हिस्सा ऐसा है जो आज भी पिछड़ा हुआ है। आज भी एक हिस्सा ऐसा है जिसको दूसरे समाज वाले दबाते हैं, जिनको दूसरे समाज वाले दबा करके रखते हैं, उन पर दबदबा बना करके रखते हैं। और ऐसा समाज अपने आप को क्या कहता है? दलित कहता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब ये सारा का सारा खेल किसका है? ये सारा का सारा खेल है दिमाग का। दिमाग में कोई एक ऐसी चीज़ जो है बिठा दी गई ऊंची और नीची जाति की, ठीक है। जब तक वो दिमाग की मैल नहीं साफ होगी, चाहे हम कितने भी कानून बना दें, चाहे हम कुछ भी संविधान के अंदर लिख दें, वो जो है दिमाग का मैल जो है वो साफ होने वाला नहीं है। तो अब दिमाग का मैल कब साफ किया जाता है? बच्चों के बचपन में ही अगर वो दिमाग का मैल साफ कर दिया जाए, ठीक है, तब तो हम सफल हो सकते हैं। अदरवाइज बाद में तो उसे कितना भी सिखा लें वो नहीं समझेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है, अगर कोई लड़का है तो उसे बचपन से ही सिखाया जाता है क्या? कि तू लड़का है, तू रोता है, अरे तू लड़का होकर के रोता है। यानी कि उसको ये समझ में आता है कि लड़का रो सकता है और लड़कियां नहीं रो सकती, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि उसको जब भी चोट लगती है तो उसको कहा जाता है कि तू लड़का होकर के इतनी सी चोट पर रोने लग गया। यानी कि उसको ये पता लगता है, अगर उसके साथ कोई लड़की है, लड़का है, भाई बहन है, तो उन दोनों को ये समझ में आता है कि लड़का स्ट्रोंग होता है और लड़की स्ट्रोंग नहीं होती है। ऐसी भावना हम कब से डेवलप कर रहे हैं? हम उनके बचपन से ही डेवलप कर रहे हैं। ऐसे में जाकर के जो लड़की है वो पिछड़ जाएगी और लड़का जो है वो आगे निकल जाएगा, ठीक है। सो ऐसी जो भावना है वो हमें बचपन से ही सुधार करना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर ऐसी भावनाएं बचपन से नहीं सुधार करेंगे तो बाद में हम भारतीय समाज का कुछ नहीं बना सकते। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए लास्ट ही पोर्शन है, वो क्या है कि दलितों के उत्थान में उठाए गया जो महत्वपूर्ण कदम है, एक दो महत्वपूर्ण कदम है जो आपकी बुक में डिस्कस किए हुए हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं कि दलितों के उत्थान के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो समानता का बोध है वो सभी बच्चों के दिमाग में बिठाने के लिए कि सभी व्यक्ति समान हैं, समानता की भावना उनके दिल में जगाने के लिए कौन कौन से सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, तो उन कदमों की हम बात करते हैं, ठीक है।
तो देखिए, अब जो है एक ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है, या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 क्या है, ठीक है। और बेसिकली बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है कौन सा, कि सरकार जो है वो जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको लाने के लिए मुख्य धारा में, या फिर आप ये कह सकते हो कि समानता की जो भावना है वो जगाने के लिए क्या कर रही है, यानी कि क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं ताकि सभी को समानता की जो अधिकार है उसका बोध रहे, ठीक है। यानी कि सबको पता चले कि समानता का अधिकार सबके लिए है, समानता की जो भावना है वो हमारे दिल में घर कर रहे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो इस भावना से जो है भर जाएं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि उनके अंदर भी जो है भेदभाव समाप्त होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट ने ये योजना चलाई गई 2001 में। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये आदेश निकाल दिए कि हमारे भारत के अंदर जितने भी सरकारी प्राथमिक विद्यालय, जितने भी सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें दोपहर का भोजन दिया जाता है। उनमें सभी बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि दोपहर में जब आप ये कहते हो कि हाफ टाइम होता है तो सभी बच्चों को स्कूल से भोजन दिया जाता है। तो अब हमें यह समझना है कि ये जो स्कूल भोजन दे रहा है इसके क्या क्या लाभ होंगे। तो सिंपल सी बात है कि पहली बात तो आपको पता है कि सरकारी स्कूल में किन वर्गों के बच्चे पढ़ने जाते हैं ज़्यादातर। तो आपको पता है कि जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो गरीबी की हालत से जूझ रहे हैं, जो निचली जाति के लोग तथाकथित जो पहले बोले जाते थे जिनको निचली जाति के लोग, या जो दलित परिवार हैं, आजकल नीची जाति नहीं बोली जाती, उनको ये बोला जाता है कि वो दलित है, वो जो है कुचले हुए लोग हैं, जो भेदभाव का शिकार हुए थे। एक्चुअल में नीची ऊंची जाति जैसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ लोगों का भेदभाव करने का तरीका था और कुछ नहीं था। उन्होंने एक गैप बना दिया, अपने आप को पवित्र पवित्र कह करके उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा दी और कुछ लोगों पर अपना दबदबा जमा लिया, लेकिन वास्तव में ऊंची जाति नीची जाति जैसा कुछ नहीं था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालय के अंदर दोपहर का भोजन दिया जाता है तो इसके 3 लाभ होते हैं। पहला चीज कि जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, ये अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते हैं, ठीक है, ये अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते हैं। तो सिंपल सी बात है, क्यों नहीं भेजते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने लिए भोजन भी नहीं जुटा पाते। जब भोजन भी नहीं जुटा पाते तो शिक्षा तो एक महंगा शौक हो गया ना उनके लिए। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि दोपहर का भोजन दिया जा रहा है तो वो इस लालच में अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं कि चलो दोपहर का भोजन तो स्कूल दे देगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि इस लालच में भेज देते हैं कि दोपहर का भोजन तो स्कूल दे देगा। तो ऐसे में जब ये योजना लागू की गई तो कई सारे बच्चे जो पहले विद्यालय में प्रवेश नहीं पा रहे थे वो बच्चे भी विद्यालय में प्रवेश पाने लगे। यानी कि आप क्या कहेंगे कि अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश होने लगे, एडमिशन होने लगे। जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर ज़्यादा एडमिशन होने लगे, क्योंकि सिंपल सी बात है किस वजह से, क्योंकि जो दलित थे वो बेचारे कहते हैं कि चलो घर पर तो भोजन पता नहीं मिले कि नहीं मिले, गवर्नमेंट जो हमारा स्कूल है उसके अंदर भोजन मिलता है तो बेचारे विद्यार्थियों को वहाँ पर ही भेज दिया जाए, साथ में तो पढ़ लेंगे साथ में खाना खाएंगे, सो अलग। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरा है कि जो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर लोग शिक्षा के प्रति जागृत नहीं है, वहाँ पर क्या होता है अक्सर गवर्नमेंट स्कूल्स में कि जब हाफ टाइम होता है तो बच्चा जो है खाना खाने के लिए घर जाता है, और जब घर जाता है तो उसके माता पिता क्या कहते हैं कि क्या पढ़ के आया बता, या फिर बच्चा भी सोचता है कि हाफ टाइम के बाद टेस्ट होना है, क्यों ना घर पे रुक जाऊं, ठीक है। या फिर अब सिंपल सी बात है कि बच्चा घर पे रुकने की सोच रहा है, ऐसे ही माता पिता ने कोई कार्य कह दिया कि घर का ये काम आज तुझे करना है, तो बस बच्चे को और चाहिए क्या, उसके लिए वो काम ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, टेस्ट देने कौन जाए, ठीक है। और ऐसे ही लगभग होता है। तो ऐसे में वो क्या करेगा कि जब दोपहर का भोजन करने वो घर जाता है तो हाफ टाइम के बाद वो वापस नहीं आता है।
अब यहाँ पर क्या हुआ कि घर पर जाने का कार्य खत्म हो गया, कि सिंपल सी बात है कि दोपहर का भोजन स्कूल में ही मिल रहा है, तो अब स्कूल पूरे दिन लगेगा। बीच में ऐसे नहीं है कि एक बार घर पर जाके खाना खा के वापस आने की छुट्टी मिलेगी। वो छुट्टी मिल किस लिए रही थी? खाना खाने के लिए। अब खाना स्कूल दे रहे हैं तो जाना ही नहीं है घर नहीं जाना है तो पूरा दिन स्कूल लगेगा और वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है। आप देखिएगा कि अपने माता पिता से पूछ करके देखिएगा कि आपके टाइम में ऐसा ज़्यादातर होता था, उनके टाइम में ऐसा होता होगा। आप पूछिएगा जो है अपने माता पिता से कि क्या ऐसा होता था। अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं तो उनका एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि या फिर अपने दादाजी से पूछिएगा कि क्योंकि वो जो टाइम था तब ज़्यादातर जो है गवर्नमेंट स्कूल ही हुआ करते थे। ठीक है। सो गवर्नमेंट स्कूल में अगर वो पढ़े हैं तो उनको पता होगा कि ज़्यादातर बच्चे आधी छुट्टी तक तो सभी आते थे, लेकिन आधी छुट्टी के बाद जो है ज़्यादातर बच्चे स्कूल नहीं आते थे। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आधी छुट्टी के बाद जो है बच्चे जो है दोपहर का खाना खाने के बाद, दोपहर का खाना खाने के बाद जो बच्चे लौटते नहीं थे वो भी आजकल स्कूल जाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? वो तो स्कूल पूरा लगाते हैं। ठीक है। और तीसरा क्या होगा? तीसरा ये होगा कि जब सारे के सारे बच्चे स्कूल में एक साथ बैठ कर के खाना खाएंगे तो वो ऊंची जाति नीची जाति, ये धर्म वो धर्म, सब भावनाएं भूल जाएंगे और सभी एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे। तो इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो यही है। मेन रीज़न क्या है? एक तो शिक्षा देना तो है ही है, इसके अलावा क्या है कि जब सभी बच्चे एक साथ बैठ कर के भोजन खाएंगे तो उनके बीच में जो असमानता है, जो भेदभाव है वो खत्म हो जाएगा। सभी एक दूसरे को सम्मान मानेंगे, सभी एक दूसरे को एक दूसरे का दोस्त मानेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये तो चीज़ आपको समझ में आ गई कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है। तो 2001 में शुरू किया गया कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में दोपहर का भोजन दिया जाएगा। इसके 3 लाभ भी हमने बता दिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। जो दिव्यांगजन होते हैं, ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं उनको दिव्यांगजन बोला जाता है। ठीक है। मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप जो है नॉर्मल कभी कभी हम विकलांग भी बोल देते हैं। ठीक है। विकलांग, ये दिव्यांगजन भी आप जिनको बोल सकते हो। ठीक है। तो ऐसे में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है। ये जो अधिनियम है इनके अनुसार सरकार ये चाहती है कि जो दिव्यांगजन है, जिनके एग्जाम्पल अगर मैं दूं, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति अपने आप को समाज से अलग ना माने, वो भी समाज के अंदर पूर्ण भागीदारी दे, वो भी समाज के साथ चले, वो भी शिक्षा ग्रहण करे, वो भी कुछ ना कुछ काम करने की इच्छा रखे, वो भी जिंदगी में कुछ ना कुछ बनने की इच्छा रखे, समाज के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाए, ताकि समाज जो है उनको जिम्मेदारी ना माने। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि मान लीजिए कि कोई परिवार है, मान लीजिए, तो पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जो परिवार है, मान लीजिए कि उसमें 2 बेटे हैं और एक बेटा जो है उसका मान लीजिए कि किसी दुर्घटना में या जन्मजात या किसी भी तरीके से अगर वो विकलांग है, तो ऐसे में उसे घर पर एक जिम्मेदारी समझा जाता है कि वो घर पर एक जिम्मेदारी है, वो लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहेगा, उसका भाई कमा करके लाएगा तो इसको खिलाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ये कोई कार्य नहीं कर सकता, इसको स्कूल भी नहीं भेजा जा सकता। क्यों नहीं भेजा जाता? जा तो सकता लेकिन भेजा नहीं जाता। किस लिए? क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि ये क्या काम करेगा, ये पढ़ लिख भी लेगा तो क्या एक मतलब नौकरी क्या करेगा, आगे जाकर के बनेगा क्या। ठीक है। सो इसके लिए जो है भारत सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पारित किया गया कि इन लोगों को भी समाज की के अंदर भागीदारी निभानी होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? इनका दिल नहीं करता क्या कि ये भी विद्यालय जाए, ये भी शिक्षित हो। अगर ये शिक्षित नहीं होंगे तो ये वापस से वही रूढ़िवादी विचारधाराओं में उलझे रहेंगे, जो भेदभाव वाली असमानता वाली होगी। तो इनको भी शिक्षा देनी जरूरी है। तो इसके लिए क्या किया गया? इनके लिए 2 प्रावधान मुख्यतः हैं। पहला प्रावधान तो क्या है कि सरकार जो है इन्हें निःशुल्क शिक्षा देती है। निःशुल्क शिक्षा इनको सरकार द्वारा दी जाती है ताकि ये शिक्षित हो सके, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि चाहे कोई भी सार्वजनिक स्थल है, चाहे कोई विद्यालय है,
चाहे कोई बस स्टैंड है, चाहे कोई रेलवे स्टेशन है, या कोई भी आप मान सकते हो कि कोई भी सार्वजनिक स्थल है जहाँ पर ये कोई नौकरी करने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, तो वहाँ पर इनके लिए ढलान बनाई जाती है। क्योंकि व्हील चेयर पर, मान लीजिए कि कोई विकलांग है, वो व्हील चेयर पर चलता है, तो सीढ़ियों पर तो व्हील चेयर चढ़ नहीं सकती ना, जो कुर्सी होती है टायरों वाली वो चढ़ नहीं सकती, तो ऐसे में इनके लिए ढलान बनाई जाती है। यानी कि दूसरा जो प्रावधान है वो क्या किया गया है, कानून के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर ढलान बनाई जाती है ताकि उन तक विकलांगों का पहुंचना आसान हो सके। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर, जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं वहाँ पर क्या बनाई जानी चाहिए, जो सीढ़ियाँ होती है उनकी बजाय ढलान बनाई जानी चाहिए। आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी होता है वहाँ पर सीढ़ियों के साथ ढलान आवश्यक रूप से होती है। ढलान भी होती है चढ़ने के लिए, क्योंकि उन्हें जो है वहाँ पर सार्वजनिक स्थल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर दिव्यांगजन भी तो अपना इलाज करवाने आएंगे कि नहीं आएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये था हमारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट, कि क्या ये समानता का जितना भी अधिकार है, क्या केवल ये हमारे भारत महान के अंदर ही है क्या? यानी कि केवल भारत देश ही ऐसा है क्या जो हमारे नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, या और भी देश देते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे लोकतांत्रिक देश हैं जो अपने नागरिकों को समानता का अधिकार वैसे ही देते हैं जैसे भारत ने दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे में एक उदाहरण से पूछ लिया जाता है कि विदेशों में भी समानता के अवसर के लिए कौन कौन से कानून हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में भी नागरिकता अधिकार अधिनियम बनाया गया है। अमेरिका में क्या बनाया गया है? उदाहरण अगर आप देना चाहें कि विदेशों में भी होते हैं, नागरिकता अधिकार अधिनियम 1964। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, अधिनियम के बाद 2016, 1964, ये सन क्यों लगाया जा रहा है? तो ये जिस सन में पारित होते हैं उसके नाम के आगे वो सन भी लगा दिया जाता है। ठीक है, सो देखिए, नागरिकता अधिकार अधिनियम 1964 ये कहाँ पर पारित किया गया था? अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर क्यों पारित किया गया? क्योंकि जब वहाँ के लोगों के साथ असमानता होती थी, भेदभाव होता था, तो जो नीची जाति के लोग हैं ये वहाँ पर बेसिकली गोरे काले का जो डिफरेंस है वो चलता है। कि मान लीजिए कि बस में कोई गोरा और काला चढ़ा हुआ है, मान लीजिए कि गोरा जो अंग्रेज है वो जहाँ पर भी बैठना चाहे वहाँ से काले को जो है, काला जो व्यक्ति है वो उनके देश में जो भी काला व्यक्ति है उसको वहाँ से खड़ा होना पड़ता था क्योंकि गोरे को बैठना है। यानी कि गोरे और काले में डिफरेंस होता था। तो ऐसे में फिर जो है उन्होंने विरोध कर दिया और उसी विरोध के चलते वहाँ पर जो है आंदोलन हुए। आंदोलनों को शांत करने के लिए वहाँ पर अधिनियम लाया गया, नागरिकता अधिकार अधिनियम 1964। यानी कि 1964 से पहले धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर अमेरिका में जो है भेदभाव किया जा सकता था, लेकिन 1964 के बाद भेदभाव नहीं किया जाता। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, असमानता। बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था। ठीक है, बहुत ही आसान सा, एकदम सिंपल सा, साधारण सा चैप्टर था। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक शब्द का मतलब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद का जो सेकंड चैप्टर रहेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।